हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 भारत में कब लागू हुआ था? ए ऑप्शन 1 अप्रैल 2009, बी ऑप्शन 1 अप्रैल 2010, सी ऑप्शन 1 जनवरी 2010, डी ऑप्शन 15 अगस्त 2009। तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2010। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आरटीई अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा का अधिकार है? सरकारी शिक्षा का, अनिवार्य और उच्च शिक्षा का, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का। जो आरटीई एक्ट बनाया गया था, ये 6 से 14 वर्ष को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब ये जरूरी है, सभी बच्चों को शिक्षा दी ही जानी चाहिए, ये बात की गई थी। और 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निशुल्क निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन में है व्यावसायिक शिक्षा, ऐसी कोई बात की नहीं गई थी आरटी एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर होता है, उसके लिए आरटीई के अनुसार छात्र और शिक्षक का क्या अनुपात होगा? तो अगर 30 छात्र हैं तो एक टीचर होगा, वहीं अगर 150 छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो वहां पर 5 टीचर होंगे, लेकिन एक हेड टीचर होगा। कौन होगा? प्रधानाध्यापक एक होगा। ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसे भी पूछ देता है। तो इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 6 से 8, यहाँ ध्यान देना है 6 से 8 पूछा है, ना कि 1 से 5 पूछा है, जूनियर के लिए पूछा है। न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए? तो न्यूनतम कार्य दिवस की अगर बात करें 200 दिन, गलत। 210 दिन, गलत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 220 दिन की जो आरटी एक्ट है उसके मानकों के अनुसार जो बात की गई थी जूनियर के लिए, वो 220 दिन की बात की गई थी। कितने दिन की? 20 दिन, 220 दिन की। वहीं अगर घंटे की बात करें तो 1000 घंटों का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब प्राइमरी में आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरटीई के किस अनुच्छेद के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले छात्र के लिए 25% सीटें जो हैं वो आरक्षित की गई हैं, ये हमें बताना है। तो धारा 10 में, धारा 12 में, या धारा 15 में, या धारा 21 में? तो हम अगर इसकी बात करें तो ये धारा 12 के 1C में बात की गई है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें उन्होंने बोला था कि कमजोर वर्ग के बच्चे हैं या वंचित समूह के जो बच्चे हैं उनकी जो सीटें हैं वो 25% सीटें आरक्षित रहेंगी, इसके निर्देश दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरटी अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य घंटे की निर्धारित किए गए हैं? 40 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे, या 50 घंटे? तो यहाँ बात की गई है 45 घंटे। 45 घंटे एक सप्ताह, मतलब प्रति सप्ताह जो शिक्षक हैं वो कार्य करेंगे। ठीक है, और इसमें ये नहीं सिर्फ पढ़ाने के घंटे शामिल किए गए हैं, इसमें पाठ्य योजना तैयार करने का, मूल्यांकन करने का, और टीएलएम तैयार करने का भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। सिर्फ पढ़ाने के लिए 45 घंटे निर्धारित नहीं है, इसमें और भी चीजें शामिल हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर यदि नामांकन 200 से अधिक है, क्या लिखा है? 200 से अधिक है प्राइमरी लेवल पर, तो छात्र और शिक्षक अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। तो छात्र और शिक्षक अनुपात क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 40:1 हो जाएगा। जब 200 से अधिक बच्चे होंगे तो हमारे 40 छात्र पर एक टीचर रहेगा, ये प्रावधान
इसमें आरटीई एक्ट में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरटी 2009 के अनुसार बच्चों को स्कूल में प्रवेश देते समय कौन सी प्रक्रिया प्रतिबंधित है? स्क्रीनिंग टेस्ट, टेस्ट और इंटरव्यू, ये भी प्रतिबंधित है। कैपिटेशन शुल्क यानी कि डोनेशन, ये भी प्रतिबंधित है। उम्र का प्रमाण न होने पर प्रवेश से मना करना, ये भी प्रतिबंधित है। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी प्रतिबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कूल प्रबंधन समिति में महिलाओं का न्यूनतम प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए? जो एसएमसी है, इसमें महिलाओं का न्यूनतम प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए? तो अगर अभिभावक की बात करें तो 75%, जिसमें से महिलाओं की बात करें तो 50% महिलाओं के लिए सीटें हैं अवेलेबल, यानी कि 50% महिलाएं होनी ही चाहिए, अनिवार्य रूप से इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरटीई के अनुसार स्कूल और घर के बीच की दूरी प्राथमिक स्तर पर कितनी होनी चाहिए? स्कूल हमेशा आरटी मतलब जो बच्चे हैं प्राइमरी लेवल पे, कितने छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए हमेशा 1 किलोमीटर के अंदर का ही प्रावधान लागू है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर के भीतर ही स्कूल होने चाहिए, यानी कि पड़ोस के स्कूल की अवधारणा पे जोर दिया जाता है। ठीक है, और वहीं अगर हम उच्च प्राथमिक की बात करें, 6 से 8 की बात करें, तो वहां 3 किलोमीटर हो जाता है। 3 किलोमीटर निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 को किस संस्था द्वारा तैयार किया गया था? तो एनसीएफ 2005 की जो रूपरेखा है वो एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित की गई थी। ये चौथी रूपरेखा थी। कौन सी रूप? चौथी, फोर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या मुख्य मोटो क्या था? एनसीएफ 2005 का मुख्य मोटो अगर हम बात करें या मुख्य सूत्र था कि जो शिक्षा है ये बिना बोझ के, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन होनी चाहिए, यानी बिना भार के अधिगम होना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी की बात की गई थी एनसीएफ 2005 में। यही इसका मुख्य पॉइंट था कि जो शिक्षा है वो बिना बोझ के कराई जाए और हमारे मातृभाषा में कराई जाए, इस पे जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सत्तावादी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। मार्गदर्शक या सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। अगर बच्चे चीजें सही नहीं कर रहे हैं तो उन्हें गाइडेंस देना चाहिए, उन्हें सुविधादाता के रूप में ही कार्य करना चाहिए। तानाशाह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ना ही उपदेशक होना चाहिए। ठीक है, तो जो शिक्षक है वो एज ए फ्रेंड काम करे, एज ए गाइडर काम करे, एज ए फैसिलिटेटर काम करे, तो जो शिक्षा है वो ज्यादा रुचिकर और ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। इसीलिए एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका निर्धारण ही कर दी गई है सुविधादाता के रूप में। भी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एनसीएफ 2005 किस दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है? तो अगर हम एनसीएफ 2005 की बात करें तो यह व्यवहारवाद पर आधारित नहीं है, ना ही ये मानवतावाद पर आधारित है, ना ही ये आदर्शवाद पर आधारित है। ये सभी गलत है। ठीक है, हमारा जो एनसीएफ 2005 है ये रचनावाद पर आधारित है। मतलब बच्चे जो होते हैं वो अपने स्वयं कार्य करके सीखें और खुद निर्माता बने खुद के। ठीक है, इस पे जोर देता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को कहां से जोड़ा जाना चाहिए? केवल पाठ पुस्तकों से तो नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर समझ ही नहीं पाएंगे, सीख ही नहीं पाएंगे। परीक्षाओं से नहीं, परीक्षा कहां से आ गई? स्कूल के कठोर अनुशासन से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप डरा के बच्चों को रखेंगे, दंड देंगे, रटने पे जोर देंगे, तो बच्चे कभी नहीं सीखेंगे। बच्चों को खुला छोड़ दो, स्वतंत्र कर दो, बच्चे खुद से सीखे। अगर वो गलती करें तो आप सुविधादाता के रूप में उनको समझाएं कि आपने यहाँ पे क्या गलती की है, ना कि उन्हें डांटें। तो जो शिक्षा है 2005 में एनसीएफ के द्वारा, उसको ज्ञान को उन्होंने कहा है कि बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए।
कहाँ से? बाहरी जीवन से, मतलब जो उनका खुद का जो इन्वायरमेंट है, बच्चे वहां से सीखे, परिवेश से सीखे, समाज से सीखे, तो बच्चे जो हैं वो बेहतर सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी? नहीं। बट जब भारत में बच्चे रहते हैं तो वो अंग्रेज कहाँ से बन जाएंगे? वो इंग्लिश कैसे शुरुआत कर सकते हैं? वो हिंदी की भी शुरुआत नहीं कह सकते। भारत देश में कोई एक भाषा नहीं है। मातृभाषा, जो उनकी खुद की भाषा हो, जो उनके परिवेश की भाषा हो, उस पे जोर देता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एनसीएफ 2005 में त्रिभाषा सूत्र की वकालत की गई थी। इसमें पहली भाषा क्या होनी चाहिए? इसके बारे में बात करनी है। तो जो त्रिभाषा सूत्र था, इसमें जो है सबसे जो पहली भाषा थी वो हमारी कौन सी भाषा थी? मातृभाषा थी। पहली हमारी प्राइमरी भाषा, किसको प्राइमरी भाषा भी कहते हैं? मदर टंग को। तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो थी वो प्राइमरी थी। सेकंड भाषा आधुनिक भाषा या हिंदी कह सकते हैं या उर्दू कह सकते हैं, जो बच्चे की उनके खुद के जो इन्वायरमेंट के बाद की जो भाषा है वो खुद भी चूज कर सकते हैं, वो एक भाषा हो सकती थी। और एक इंग्लिश जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है, तो हमारी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमारी मातृभाषा ही हमारी पहली भाषा के रूप में रखी गई थी त्रिभाषा सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार परीक्षा प्रणाली में कौन सा सुधार प्रस्तावित है? तो ये कौन सा सुधार प्रस्तावित किया गया था? बोर्ड परीक्षा ऐच्छिक करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ये। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बिल्कुल। निरंतर, ऐसा नहीं है कि बाद में या पहले, एक तैयारी के साथ साथ उनका सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। बिल्कुल, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है? पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। बिल्कुल, रोट शिक्षा, रोट एजुकेशन का जोर ही नहीं देना है हमें बच्चों को। ठीक है, पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। यही बात गलत लिखी है, उसने यहाँ नहीं पूछा है, इसको हाईलाइट किया, और यहाँ इसने लिख दिया है पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। जो पाठ्यक्रम है वो वाल केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। बच्चे के अनुरूप पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए कि बच्चे किस लेवल पे हैं, बच्चे की मातृभाषा क्या है, बच्चे का समाज क्या है, बच्चे का परिवेश क्या है, बच्चे का वातावरण क्या है, या बच्चे के वास्तविक जीवन को देखते हुए पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि नहीं पूछा है इसलिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को गणितीयकरण करना। बिल्कुल, केवल गणना सिखाना गलत। ज्यामिति के प्रमेय रटाना, ये तो कोई रटाने वाली रोट की तो बात करनी ही नहीं है। रोजगार के लिए तैयार करना, ये गलत है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों का गणितीयकरण। क्यों? बच्चे जो है केवल सवाल हल करना नहीं सीखे, बल्कि उनकी जो सोच है वो तर्क करने की क्षमता उसमें आ जाए, वो अमूर्त सोच का विकास हो सके, उसके लिए बच्चे का गणितीकरण होना जरूरी है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।